तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो बुक है भारत की खोज, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है अहमदनगर का किला। तो देखो, अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वां जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अधिकारी आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरा कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो ये किसने बताया है? लेखक ने। तो देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। देखो ये वाला। तो ये है सन 1953 की एक फ़ोटो, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर का फिर से और एक बार यात्रा की थी। पुनः यात्रा मतलब और एक बार यात्रा की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे और एक पिक्चर दिया हुआ है। देखो ये वाला लिखा हुआ है, रूम नंबर 8 ऑक्युपाइड बाय हॉनरेबल प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो रूम नंबर 8 है वो ये है, ये वाला। फिर अभी पढ़ेंगे हम अतीत का भार। ठीक है, देखो, दूसरी जेल की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास तैल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसदियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, और पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की सेना से विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पेंगवर की भूमिका अख्तियार करके फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा कि इस तरह का इतिहास लिखना अतीत के भारी बोझ में एक सीमा तक राहत दिलाता है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया अतीत का भार। अब पढ़ेंगे अतीत का दबाव। ठीक है, देखो, दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी ये दबाव धमघुटा होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं।
आखिर मेरे विरासत क्या है? मैं कौन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबको जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उस उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंगेज साहसिक कार्य का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबको वारिस हूँ, हाथ ही उस सबका भी इसके पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों में एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप में लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे उर्से से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विशेष की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो ये ख़त्म हो गया अहमनगर का किला। फिर दूसरे क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। डेट्स ऑल। थैंक यू।